देखिए ना, ये चिंकी बुखार से तप रही है और आप हैं कि ई का कोई गौर ही नहीं कर रहे अतुल। गीता, मैं क्या चिंकी का दुश्मन हूं? अरे पिता ही तो हूं। समोसों का काम कुछ ठीक नहीं चल रहा। देखो ये 50 रुपए हैं। किसी गरीबों के डॉक्टर से दिखा लाओ चिंकी को। ठीक है, अब का कहें, शायद हमरा नसीब माँ ई झोला छाप डॉक्टर ही लिखत दिया भगवान ने। अतुल रेलवे स्टेशन के सामने समोसे का स्टॉल लगाता था। वह समोसे तो बड़े मन लगाकर बनाता था, मगर ग्राहकों को उसके बनाए समोसे कम ही पसंद आते थे। इसी कारण अधिकांश ग्राहक नीटू पहलवान से समोसे खाने के लिए भाग लेते थे। नीटू पहलवान के समोसे ठेले पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और अतुल था कि सारा दिन ग्राहकों को आवाज देने में ही लगा रहता था। फिर भी केवल कुछ ग्राहक ही उसके स्टॉल पर आते थे। आइए आइए आइए, ताज़ा समोसे खाने के लिए आइए। खट्टी मीठी लाल चटनी, तीखी हरी चटनी के साथ समोसे खाइए। अबे ओ गरीब, क्यों खामा गला फाड़ रहा है बे? ग्राहकों को तेरे समोसे खाना पसंद नहीं है, इसीलिए तो सब मेरे पास चले आते हैं। तेरे गला फाड़ने से कुछ नहीं होने वाला। पहलवान जी, इतना भी घमंड मत करो। देखना, कभी तो मेरे स्टॉल पर भी समोसे खाने वालों की भीड़ लगेगी। अरे वो दिन कभी नहीं आने वाला। तू भगवान से लाख दुआएं मांगे तो भी नहीं। यह सुनकर अतुल चुप हो जाता है और फिर मन ही मन में भगवान को याद करते हुए कहता है, हे भगवान, कोई ऐसा चमत्कार करो कि मेरे स्टॉल पर इस घमंडी पहलवान से ज्यादा ग्राहक आने लगे। कुछ दिनों तक नीटू पहलवान अतुल का इसी तरह मजाक उड़ाता रहता है और अतुल भगवान से इसी तरह प्रार्थना करता रहता है। फिर समय बदलता है और एक दिन अतुल घर आता है तो गीता कहती है, सुनिए, वो गांव से फोन आया है। अम्मा और बाबूजी का तबीयत कछु ठीक नहीं है, हमका गांव जाना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी दुविधा आन पड़ी गीता। हम गांव गए तो हमारे समोसे के स्टॉल का क्या होगा? होएगा का, गांव से लौटने पर स्टॉल को दोबारा संभाल लेंगे ना। अरे नहीं गीता, उस पहलवान की नजर हमारे स्टॉल पर है। हम गांव गए तो वो हमारे स्टॉल पर कब्जा करके बैठ जाएगा। ई बात है तो आप गांव में जाकर अम्मा और बाबूजी का देखभाल कीजिए। इस स्टॉल को मैं और चिंकी संभाल लेंगे। हाँ, क्या तुम समोसे बना लोगी गीता? समोसा तो हम ऐसा बनाए लेगी कि खाने वाला हमारा तारीफ करता रह जाएगा चिंकी के पापा। अगर यही बात है तो मैं आज ही गांव चला जाता हूँ। तुम और चिंकी स्टेशन पर समोसे बेचो। हाँ हाँ, बेच लेंगे। अतुल गांव चला जाता है और गीता समोसे बनाकर स्टेशन के सामने अपने स्टॉल पर खड़ी हो जाती है और बेटी चिंकी को समझाती है, सुन बेटा चिंकी, तुम आवाज लगाई के ग्राहकों को बुलाओ और हम ग्राहकों को समोसा देती हैं। ठीक है माँ। अब चिंकी ग्राहकों को आवाज देने लगती है, आइए आइए, स्पेशल समोसे खाने के लिए आइए। चिंकी ग्राहकों को आवाज देती रहती है, पर ग्राहक उसकी तरफ देखते तक नहीं। सभी ग्राहक तो पहलवान की ठेली की तरफ चले जाते हैं। यह देख गीता हैरान हो जाती है और कहती है, ई का बिटिया चिंकी, ई सब ग्राहक तो वो मोटा पहलवान की तरफ चले जा रहे हैं। हमरा स्टॉल की तरफ तो कोई आता ही नहीं। यह मैं क्या बताऊं माँ, लगता है कोई हमारा समोसा खाना ही नहीं चाहता। चिंकी यह कह ही रही होती है कि तभी नीटू पहलवान उन माँ बेटी के उदास और रोने चेहरे देखकर हंसते हुए कहता है, अरे सुन, यहाँ तेरे समोसे कोई नहीं खाएगा, क्योंकि यहाँ का हर रेल यात्री मेरे समोसे खाना पसंद करता है। यहाँ तो बस पहलवान का समोसा ही चलता है। नीटू पहलवान का यह घमंड देखकर गीता को उस पर गुस्सा तो बहुत आता है, पर वह चुप ही रहती है। गीता कई दिनों तक समोसे लगाती है, मगर उसके समोसे खाना कोई भी पसंद नहीं करता। उसके आधे से ज्यादा समोसे खराब ही जाते रहते हैं। यह देख गीता दुखी हो जाती है, मगर दुख में भी वह हिम्मत का साथ नहीं छोड़ती। वह दिमाग से काम लेती है और कुछ नया करने की सोचती है। तभी उसके दिमाग में एक नया और अनोखा आइडिया आता है।
वह चेहरे पर खुशी लाते हुए अपनी बेटी से कहती है, अरे ओ चिंकी बिटिया, अगर हम समोसा की जगह समोसा चाट बेचें तो कैसा रहेगा? समोसा चाट? माँ, क्या समोसा चाट भी हो सकती है? भेजा है तो सभी कुछ हो सकत है। देखना, हमारी समोसा चाट खाए कर लोग फूले नहीं समाएंगे। हाँ, अगर यही बात है तो फिर हम कल से समोसा चाट ही बेचेंगे माँ। अगले दिन गीता समोसे की जगह समोसा चाट बनाने की तैयारी करके स्टेशन पर जाती है और चिंकी बड़े ही उत्साह से ग्राहकों को बुलाने लगती है। आइए आइए, टेस्टी टेस्टी समोसा चाट खाने के लिए आइए। ऐसी समोसा चाट दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। समोसा चाट की बात सुनकर पहलवान की ठेली पर खड़े लोग हैरान होकर रह जाते हैं और चिंकी की तरफ देखने लगते हैं। अरे समोसा चाट, ये क्या होती है भाई? भाई समोसा तो इस पहलवान से बहुत खाया है, चलो अब समोसा चाट भी खाकर देख लेते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो समोसा चाट खाकर देखते हैं। यह कहकर पहलवान की ठेली पर खड़े सभी ग्राहक गीता के समोसा चाट स्टॉल की तरफ चले जाते हैं और नीटू पहलवान आश्चर्य से देखता ही रह जाता है। अबे रुको रुको, अबे कुछ तो मेरे पास भी रुको। अरे वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, देखना लौट कर मेरे पास ही आओगे। मगर कोई भी ग्राहक उसके पास लौट कर नहीं आता। लोगों को गीता की समोसा चाट का जायका पसंद आ जाता है और वे गीता की समोसा चाट की बड़ाई करते नहीं थकते। इस समोसा चाट के सामने तो पहलवान का समोसा कुछ भी नहीं है। देखना बेटी, तेरा समोसा चाट खूब चलेगा, दूर दूर के रेल यात्री याद रखेंगे तेरी समोसा चाट। अरे मैं तो कहता हूँ कि ट्रेन में सफ़र करने वाले तेरी समोसा चाट साथ लेकर चलेंगे। लोगों की बातें सुनकर गीता फूली नहीं समाती। लोगों को उसकी समोसा चाट इतनी पसंद आती है कि उसके आने से पहले ही ग्राहक उसका इंतज़ार करते मिलते हैं। फिर जैसे ही वह आती है, उसकी समोसा चाट फटाफट बिकने लगती है और उधर नीटू पहलवान मक्खियां मारने पर मजबूर हो जाता है और सोचता है, लगता है अब अतुल की बात सच्ची हो गई। उसके स्टॉल पर तो ग्राहकों की भीड़ ही लग गई, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अपना धंधा पिटते देख नीटू पहलवान को गीता पर बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और अपने दो साथियों को गीता को डरा धमकाकर भगाने के लिए अपने दो बदमाश साथी भी भेज देता है। समोसा चाट वाली, कल से यहाँ नजर मत आना। ठीक से सोच ले मैडम, अपना भला चाहती है तो कल से यहाँ दिखाई ना दे। अगर दिखाई दी तो समझ, तुझे और तेरी इस पिल्ली को मारे तक कोई ना बचा पाएगा। लो करी लो बात, हमारा नाम गीता है, गीता। हम बदमाश लोगों से न डरती। वो पहलवान से कही दो उसे भागना है तो भाग जाए, पर ई गीता को यहाँ से भगाने का कोशिश ना करे। हाँ, धीरे धीरे गीता का काम अच्छा चलने लगता है और उसकी समोसा चाट लोगों को खूब पसंद आने लगती है। गीता स्टॉल संभालती है और चिंकी स्टेशन पर आने वाली ट्रेन में समोसा चाट बेचना शुरू कर देती है। इससे माँ बेटी की खूब कमाई होने लगती है। उधर नीटू पहलवान का समोसे का धंधा बंद होने की कगार पर आ जाता है और वह गीता को स्टेशन से भगाने का प्लान बनाता है। जग्गू, अब सहन नहीं होता बे, इस समोसे चाट वाली के स्टॉल को आग लगा दे और फिर भी ना माने तो माँ बेटी को ठिकाने लगा दे। ठीक है उस्ताद जी, ये काम तो हम आज रात को ही कर देंगे। यह कहकर नीटू पहलवान के आदमी रात होते ही गीता के स्टॉल को जलाने की कोशिश करते हैं, मगर इससे पहले कि वे कुछ करते, एक आपराधिक मामले में पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं और नीटू पहलवान सहित सब सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। अब तुम तीनों बदमाशों की खैर नहीं, लंबी जेल होगी, लंबी। क्यों बे पहलवान, समोसे बेचने के बहाने लोगों से लूटपाट करता है? भूल हो गई साहब, माफ कर दो। चुप कर बदमाश, तुम माफी के लायक नहीं है। कुछ दिन बाद नीटू पहलवान और उसके साथी जेल चले जाते हैं और इधर गीता का समोसे चाट का काम बहुत अच्छा चलने लगता है। अतुल गीता की यह कामयाबी देख फूला नहीं समाता।
वह भी गीता के साथ मिलकर काम करने लगता है और चिंकी स्कूल जाने लगती है। संजीव एक दर्जी था। वह घर में ही कपड़े सिलता और गरिमा उनमें हाथ के काम निपटा देती थी। अपने परिवार की जिम्मेदारियों से दबे हुए वो कभी अपने बारे में सोच ही नहीं पाए। उनकी बेटी नित्या 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, लेकिन आगे की पढ़ाई का खर्च उठाना उनके वश की बात नहीं थी। संजीव बोला, गरिमा, बस 8वीं ही बहुत है। ज्यादा पढ़ेगी तो लड़का भी तो अच्छा चाहिए होगा ना। ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का मतलब ज्यादा दहेज। तो गरिमा ने कहा, तो क्या 8वीं पढ़ाकर घर में बिठा लोगे? डर लगता है। दर्जी हूं, दहेज कहां से दूंगा। अभी पिछले साल तक तो बहनों की शादियों के लिए कमाया है और आज अपनी ही बेटी के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। चिंता मत करो, जैसा उसकी किस्मत में होगा वैसा ही होगा। नित्या की 8वीं पास हो गई। आगे पढ़ने की ख्वाहिश उसके मन में ही रह गई। अब क्या था, बस पूरे दिन घर में चूल्हा चौका ही संभालना था। गरिमा बोली, बेटी अब कुछ सिलाई कढ़ाई सीख ले, अच्छे बुरे समय में तेरे काम आएगी। तो नित्या ने कहा, माँ पढ़ाई काम आती, वो तो आपने करने नहीं दी। सिलाई कढ़ाई मेरे क्या काम आएगी? हाँ। गरिमा ने कहा, आएगी बेटी, वह तो हमेशा काम आएगी। कोई भी सीखा हुआ काम बेकार नहीं जाता। और माँ बाप की मजबूरी भी समझ नित्या, उनके पास इतना पैसा नहीं है। सिर्फ सिलाई से वो कितना कमा सकते हैं। नित्या वहां से मुंह बनाकर चली गई। दिन बीतते गए और वह समय भी आया जब एक दिन नित्या की शादी कमल से हो गई और वह ससुराल चली गई। नित्या ने कमल से पूछा, क्या बात है कमल, तुम्हारे घर में हमारे स्वागत के लिए कोई नहीं है? अरे जब कोई है ही नहीं तो कैसे होगा? क्या तुम नहीं जानती कि मैं अकेला हूं? मेरे पिताजी मेरी मां के खून के जुर्म में जेल में बंद हैं। तो नित्या ने कहा, क्या? मैंने सुना था इकलौते बेटे हो, लेकिन कोई भी नहीं है ये नहीं जानती थी। कमल बोला, अच्छा अंदर आ जाओ, तुम्हें अपना स्वागत खुद ही करना पड़ेगा। नित्या की शादी किसी ने इकलौता बेटा बनाकर कमल से करा दी। घर में चारों तरफ सामान बिखरा था, जैसे यहां बरसों से कोई रहता ही ना हो। नित्या बोली, ये सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। हाय कितनी गंदगी है। तो कमल ने कहा, अब तुम आ गई हो ना, अब अपना घर अपने हिसाब से सजा लो। कुछ दिन बाद पता चला कि वह घर भी किराए का था। और हद तो तब हुई जब एक दिन कमल शराब पीकर आया। नित्या एकदम से टूट गई और बोली, मेरी जिंदगी के साथ तुमने इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया? तुम अकेले हो, शराब भी पीते हो, ये घर भी किराए का है, फिर तुम्हारे पास है क्या कमल? अरे जबान तो ऐसे चला रही है जैसे कि तू किसी अफसर के घर जाती। अनपढ़ गंवार कहेगी। है तो एक दर्जी की 8वीं पास बेटी ही ना। अरे शुक्र मना कि तुझे मैं मिला, वरना किसी गांव में घास काट रही होती। कमल की सच्चाई खुल चुकी थी। अब वह रोज शराब पीकर नित्या के साथ मारपीट करता। नित्या ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम खुशी रखा। बहुत समय बाद वह अपने मायके गई और गरिमा के गले लगकर खूब रोई। गरिमा बोली, इतना क्यों रो रही है? हमें बता तो सही कि क्या हुआ? तो नित्या ने दुखी होकर कहा, माँ कमल धोखेबाज है, उसके पिता खूनी है, अपनी ही पत्नी का खून करके वो जेल में है। और जिस घर में वो रहता है ना, वो किराए का है माँ। वो शराब भी पीता है और मुझे मारता भी है। संजीव हैरानी से बोला, क्या हमारे साथ इतना बड़ा धोखा? तो गरिमा ने कहा, शांत रह नित्या, अब वो जैसा है तेरा पति है। अब एक बेटी है, इसके बारे में सोच।
शायद तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। अपनी माँ की बातें सुनकर नित्या बहुत निराश हुई और वापस कमल के पास आ गई। नित्या बोली, सुनो, मुझे कुछ पैसे चाहिए। खुशी के पास सर्दियों के कपड़े नहीं हैं। तो कमल ने कहा, अरे मैंने तेरा या तेरी बेटी का ठेका नहीं दे रखा। नहीं है मेरे पास पैसे, समझी? ठंड में मरती है तो मरने दे। वे हमारी बेटी है कमल, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? चुप कर। आराम से रहना है तो रह, वरना निकल जाए यहां से। नित्या रोने लगी और अपनी माँ की बातें याद करने लगी। माँ हमेशा कहती थी कि सिलाई कढ़ाई सीख ले, तेरे अच्छे बुरे वक्त में काम आएगी। उसे याद आया, मेरे पास जो स्वेटर है उसमें से खुशी के लिए ड्रेस बना देती हूँ। हाँ, मेरा क्या, मैं तो बिना स्वेटर के भी रह लूंगी। उसने जल्दी से सिलाई मशीन निकाली और अपनी स्वेटर काट कर खुशी की सर्दियों की एक बहुत सुंदर ड्रेस सिलकर पहना दी। मकान मालिक की लड़की राधिका बोली, भाभी, ड्रेस तो बहुत सुंदर है, कितने में खरीदी? नित्या बोली, दीदी, मैंने ये खरीदी नहीं है, खुद सिली है। सच में विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये आपने सिली है। आपने ऐसी सिलाई कहाँ से सीखी? कहीं से नहीं, दर्जी की बेटी हूँ, इसलिए पिताजी को सिलते देखकर सीख गई। क्या आप मेरी बेटी के लिए भी सिल दोगी? मैं आपको पैसे दूंगी। हाँ हाँ, मैं सिल दूंगी। नित्या को अब एक काम मिल गया। वह आसपास के कपड़े सिलने लगी। कमल बोला, अरे वाह, तू तो घर बैठे कमाई करने लगी है। ला दे, कितने पैसे हैं तेरे पास? तो नित्या ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। देती है या नहीं? नहीं दूंगी। कमल ने उसके बाल खींचते हुए कहा, नहीं है तो उठा ये मशीन और निकल यहां से। नित्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है, जाती हूं। आज के बाद मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। नित्या अपनी मशीन और कुछ कपड़े लेकर खुशी के साथ घर से निकल गई और सोचने लगी, हे भगवान, कहाँ जाऊं? पिताजी के पास जाऊं तो उन पर बोझ बनकर रहूंगी। क्यों ना किराए पर ही एक छोटा सा कमरा ले लूं। वहां भी तो किराए पर ही रहती थी। लेकिन किराया देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे, मैं ये कैसे भूल गई कि मैं एक दर्जी की बेटी हूँ। मेरे पास सिलाई मशीन है, मैं कपड़े सिला करूँगी। हाँ, काश माँ और पिताजी ने मुझे और पढ़ाया होता तो कहीं नौकरी कर लेती, मगर मैं अब सिलाई से ही अपना काम शुरू करूँगी। हाँ। नित्या ने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। वह मकान मालकिन से बोली, दीदी, अभी मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं। मैं ना बहुत अच्छी सिलाई करती हूँ। आपको अपने जो भी कपड़े सिलवाने हो मैं सिल दूंगी। आस पड़ोस में भी बता देना, कम पैसों में सिल दूंगी। हाँ। मकान मालकिन ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास सिलवाने के लिए कुछ कपड़े रखे हैं, इन्हें सिल देना। तुम इतने पैसे किराए में कम कर देना। नित्या ने उसके कपड़े सिले। मकान मालकिन बहुत खुश हुई और बोली, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी सिलाई करती हो। क्या तुम मेरी बेटी को अपने जैसी सिलाई सिखा दोगी? जरूर दीदी, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आपके पड़ोस में जितनी भी लड़कियां हैं, मैं सबको सिलाई सिखा दूंगी। नित्या के पास सिलाई के लिए बहुत सारे कपड़े आने लगे। वह दिन रात सिलाई करती रहती। जब काम ज्यादा होता तो खुशी को उसकी नानी के पास छोड़ आती, और अब तो उसके पास काफी सारी लड़कियां सिलाई सीखने भी आने लगी। कुछ दिनों बाद पता चला कि कमल ने किसी और से शादी कर ली है। सुनकर नित्या को दुख तो हुआ, लेकिन सुकून भी मिला कि एक ऐसा इंसान जिसने अपनी बच्ची की भी परवाह नहीं की, वह खुद ही उससे हमेशा के लिए दूर हो गया। नित्या ने हिम्मत नहीं हारी। वह दिन रात अपने काम में डूबी रही। अब इतना बड़ा काम
किराए के घर में बहुत मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए उसने अपने लिए एक घर खरीदा और उसमें एक बुटीक खोली। 4 साल बीत गए। अब उसका एक बहुत बड़ा सिलाई सेंटर भी था, जिसमें बहुत सारी लड़कियां सिलाई सीखने आती थीं। नित्या बोली, माँ, पिताजी देखो, आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ। आज मेरे पास सब कुछ है। अब मैं खुशी को सारी खुशियाँ दे सकती हूँ। उसे बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगी ताकि कम पढ़ने के कारण उसे मेरी तरह संघर्ष ना करना पड़े। तो संजीव ने कहा, बेटी, तूने अपने पिता का नाम रोशन किया है कि एक दर्जी की बेटी आज अपने भरण पोषण के लिए किसी पुरुष की मोहताज नहीं है। नित्या बोली, पिताजी, ये सब मैंने आपसे ही तो सीखा था। अगर आप दर्जी ना होते तो मैं कहाँ से सीखती। मुझे आप पर गर्व है कि आप दर्जी हो। और मुझे भी तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है।